नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मैं पेशे से एक लॉयर हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान से रूबरू कराएंगे। भारतीय संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद दिए हैं इन सब की जानकारी है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी और एक नागरिक होने के नाते जिन अधिकारों से आपको सजग होना चाहिए उन अधिकारों की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। देखिए, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर मूल रूप से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स जिन्हें कहा जाता है। तो आप इसको समझिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सामान्य जानकारी के रूप में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उसमें अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं, 4 अनुसूचियाँ उसके अंदर बढ़ाई गई हैं, भाग 25 हो चुके हैं और लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद अभी आज की परिस्थिति में भारतीय संविधान के अंदर है। भारतीय संविधान में एक उद्देशिका है और जो मैंने आपको बताया कि 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स अभी हो चुके हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग अभी हो चुके हैं, 22 भाग मूलतः थे। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के अंदर फैक्ट्स जो हैं संविधान से संबंधित, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में अगर लगे हुए हैं, स्टेट सर्विस हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर अन्य विधि से संबंधित परीक्षाएं हों, एसएससी हो, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का, खास करके इंडियन पॉलिटी का। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली मैं आपको रेगुलर बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में और एक नागरिक होने के नाते आपको जानना ज़रूरी है, वो है आपका भाग 3, जो कि आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नागरिकों से और गैर नागरिकों से दोनों से संबंधित है। कुछ अधिकार भारत के नागरिकों को सिर्फ उपलब्ध हैं और कुछ अधिकार हैं वो गैर नागरिकों को भी, मतलब विदेशी जो नागरिक हैं उनको भी उपलब्ध हैं। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन से अधिकार नागरिकों के लिए हैं और कौन से अधिकार गैर नागरिकों के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भाग 3 से, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है भारतीय संविधान की भाषा जो उसके अंदर इस्तेमाल की गई है, वहीं से वो क्वेश्चंस उठाकर पूछते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ के जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन वो भाषाओं से आपको उलझाता है। तो उस भाषा को आपको समझना पड़ेगा। लीगल जो टर्म्स है उसके अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन एक एक शब्द का कहने का मतलब क्या होता है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आपके अंदर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे तो आपको उसको समझना पड़ेगा। तो हम बैरेक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग बैरेक्ट्स की भाषा को पढ़ेंगे और उस लैंग्वेज में वो क्या कहना चाह रहा है, उस लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे, क्लियरिफाई करेंगे कि वो एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और वो कहना क्या चाह रहा है, वो जो लैंग्वेज है वो उसकी कहना क्या चाह रही है, उसका उद्देश्य क्या है कहने के लिए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार, एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो एक लेक्चर के माध्यम से तो हम लोग आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं बता पाएंगे, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौलिक अधिकार से। परिभाषा, आर्टिकल 12 सबसे पहले देखा जाएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 के अंदर बताए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। सबसे पहले आता है आर्टिकल 12, जिसके अंदर के लिखी हुई है डेफिनेशंस, परिभाषा। परिभाषा किस बात की परिभाषा? परिभाषा दी गई है इसमें स्टेट की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा कि राज्य है क्या। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, पहले बैरक में क्या लिखा हुआ। परिभाषा, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब स्टेट से बियॉन्ड नहीं हो, के अंतर्गत
राज्य के अंतर्गत क्या आता है, जहाँ जो स्टेट जो इन्होंने दिया हुआ है शब्द, इसके अंतर्गत क्या आता है। भारत की सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की सरकार, केंद्र सरकार, और संसद, संसद से मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद दो सदनों से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा से और एक राज्यसभा से। तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकारें, हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वो राज्य, उनकी सरकारें और विधानमंडल, विधानमंडल से अर्थात आप समझ लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है वो भी, और जिन राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है और विधानसभा का प्रावधान है वो भी, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और जो कुछ एक निगम है, निकाय हैं, या फिर जो भारत सरकार के जो वित्त से संबंधित वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं, मतलब जिनकी फंडिंग्स जो करती है, कौन करती है, भारत सरकार करती है या फिर राज्य की सरकारें करती हैं, वो सब किसके अंदर में आती हैं, स्टेट के अंदर में आती हैं। वो सब स्टेट कहलाएंगी, वो सब राज्य कहलाएंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है खास करके स्टेट की, तो आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। स्टेट के अंदर भारत की सरकारें आती हैं, संसद आती है मतलब राज्यसभा और लोकसभा, राज्य की सरकारें आती हैं, राज्य में विधानसभा होती है, विधानसभा आती है, विधान परिषद, जिन राज्यों के अंदर विधान परिषदों का प्रावधान है वो आती हैं, वो सब स्टेट की डेफिनेशंस में आती हैं। और ऐसे अन्य संस्थाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा पोषित हैं, तो वो सब राज्य की परिभाषा में आती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 13 पर। ठीक है, अब आर्टिकल 13 बहुत एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप समझिएगा इस बात को। बैरक की भाषा में आपको बताता हूँ। मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत मतलब कि जो मूल अधिकारों से अलग हैं या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, और ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट्स को कमज़ोर करती हैं या फिर उन्हें रोकती हैं, ऐसी विधियों के बारे में। तो 13 का पहला पॉइंट इसका ये बोलता है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब भाई हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को, 26 नवंबर सन 1949 को हमने इसको अंगीकृत किया। इससे पहले जितनी भी विधियां थीं, इससे पहले जितनी भी विधियां थीं, प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। मतलब आप इस बात को समझिए कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जितनी भी विधियां थीं, जितने भी रूल्स थे, जितने भी अधिनियम थे, वो उस मात्रा तक शून्य होंगे जहां वो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेंगे, वो आपके फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करेंगे या फिर उसको कमज़ोर करेंगे या फिर उसको आपके मौलिक अधिकारों का वो हनन करेंगे। उस मात्रा तक वो जो लॉज हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे। एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप विधि के छात्र हैं तो आईपीसी हमने पढ़ा है, आईपीसी है 1860 का, जो भारतीय दंड विधान है वो है 1860 का। अब हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ है, 26 जनवरी सन 1950 को, और आईपीसी हम फॉलो कर रहे हैं 1860 की। अब आईपीसी में अगर ऐसा कोई क्लॉज है, आईपीसी में अगर ऐसा कोई क्लॉज है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है या फिर उसका अतिक्रमण करता है, आपके मौलिक अधिकारों का वो अगर हनन करता है, तो ऐसा जो लॉ है अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की कोई विधि उसके अंदर लिखी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप ज़ीरो हो जाएगी। वो ज़ीरो हो जाएगी कब से,
जब से आपका देश का संविधान लागू हो गया। क्यों? क्योंकि संविधान ही सबसे ऊपर है, आईपीसी ऊपर नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। सबसे बड़ा जो कानून है वो संविधान है, संविधान के बाद सब कुछ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। देखिए 13(2) मतलब अनुच्छेद 13 का दूसरा भाग, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। ठीक है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताई। वो ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 के अंदर जो आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं इसको वो ब्रीच करे या इसका वो अतिक्रमण करे, या फिर ऐसा कोई कानून स्टेट नहीं बनाएगा जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी मात्रा में करता हो, या न्यून करता हो, या फिर उसको कमज़ोर करता हो। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अगर राज्य ने ऐसा कोई कानून बना भी दिया जहाँ के आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट का ब्रीच कर रहा है, वो आपके जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 के द्वारा जो आपको दिए गए हैं वो उसको अल्पीकरण कर रहा है, वो उसको शून्य घोषित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस मात्रा तक ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो क्लॉज इसके अंदर लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। विधि का मतलब क्या है? लॉ मतलब क्या? विधि के अंतर भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश। देखिए, अध्यादेश एक विधि है, आदेश एक विधि होती है, उपविधि एक अपने आप में एक विधि है, नियम विधि है, विनियम विधि है, अधिसूचना विधि है, रूढ़ी या प्रथा। ठीक है, रूढ़ी या प्रथा। रूढ़ी मतलब कि जो एक आप मान के चलिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस चले आ रहे होते हैं, या फिर कोई ट्रेडिशनली होता है, जो ट्रेडिशंस होते हैं हमारे, जो कल्चरली हम लोग फॉलो करते हैं, वो कहीं लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कोई नियम बनाया और वो भी उसको फॉलो करते आए। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी उस नियमों को फॉलो करते आए, तो वो भी एक प्रकार की क्या होगी? विधि होती है, वो भी एक प्रकार का कानून होता है, वो भी एक प्रकार का लॉ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। क्लॉज 3 अगर आप देखेंगे, 4 अगर आप इसने देखेंगे तो इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होती। देखिए, आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान के संशोधन से संबंधित है कि संविधान में अनुच्छेद अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना होता है, कोई इसी प्रकार का नया कानून बनाना होता है, तो वो अनुच्छेद 368 के तहत उसके अंदर उसकी प्रोसीजर लिखी हुई, उस प्रोसीजर को फॉलो करके संसद कानून बना सकती है, राज्य की विधानसभाएं कानून बना सकती है, जो कि राज्य के अगर विषय है तो राज्य बनाएगी, उस अगर केंद्र का विषय है तो केंद्र बनाएगी। उसमें भी कुछ जो विषय होते हैं वो अगर समवर्ती सूची में आते हैं तो उसमें राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है, वो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो हम आपको बताएंगे अन्य किसी लेक्चर में। तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके कुल मिलाकर बात इतनी ये कहना चाह रहा है कि 368 का इस्तेमाल करके राज्य इन प्रावधानों को शून्य या फिर ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता कि जो आपके मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हो या फिर उसका अतिक्रमण करती हो। ठीक है, ठीक। इसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला जो अधिकार आता है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी आम भाषा में कहा जाता है। देखिए, समानता मतलब क्या? आप हो, एक स्त्री है, एक पुरुष है, वो आपस में समान है, कोई भेदभाव नहीं है।
तो इसी के अंतर्गत सबसे पहला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 14 जो कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। मैं बैरक की पहले भाषा आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में देखी कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, विधि के समक्ष समता जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण का जो प्रावधान है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इस बात को आप समझिए कि विधि के समक्ष समता, लॉ जो है वो सभी के लिए है, नागरिक के लिए। ये जो क्लॉज है आर्टिकल 14, ये नागरिक के लिए भी है और गैर नागरिक के लिए भी है। मतलब अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो न्याय पाने का अधिकार उसे भी है। अगर किसी व्यक्ति जो अगर विदेशी व्यक्ति है, अगर उसके साथ कुछ होता है, कोई लॉज अगर वो तोड़ता है या फिर नहीं भी तोड़ा, तो उसके पास अधिकार है कि वो न्यायालय की शरण में जा सकता है अपने अधिकारों को लेकर इस अनुच्छेद के तहत, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को संरक्षण देता है। देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, मैं एक लेक्चर में गया था, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर वो कोर्ट रूम में एक मूर्ति होती है और मूर्ति के आँखों के ऊपर काला जो पट्टी बंधी होती है, तो उसका मतलब क्या होता है। ये उसका मतलब इसी अनुच्छेद से संबंधित है कि विधि के सामने, लॉ के सामने सब लोग कैसे हैं, समान हैं। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो शासकीय व्यक्ति हो, चाहे वो अशासकीय व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। तो विधि जो है, लॉ जो है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए कोई अलग कानून होगा, या अमीर व्यक्ति कोई अगर डिफ़ॉल्ट करता है या फिर कोई नियम तोड़ता है तो उसको सज़ा नहीं होगी। नहीं, वो विधि के अनुरूप उसको सज़ा होगी, वो भी दंड का भागीदारी होगा अगर उसने कोई लॉ तोड़ा होगा। तो ऐसी सेम जो सिचुएशन है वो किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी, किसी स्त्री के लिए और किसी पुरुष के लिए भी लागू होती है। अगर आप नियमों की अवहेलना करते हैं या फिर किसी प्रकार का नियम तोड़ते हैं, अगर वो दंड से दंडनीय है तो डेफिनेटली आप दंड के पात्र होंगे। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का अर्थ यही निकल के आता है कि कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शासकीय अशासकीय व्यक्ति हो, वो सब लोग कैसे हैं, वो विधि के समक्ष समान है। जो कोर्ट रूम के अंदर जो एक स्टैचू होती है ना, उस काली पट्टी बंधी होती है, उसका भी मतलब यही होता है। जो ब्लैक कलर होता है तो एक्चुअल में कलर है जस्टिस का, न्याय का। ब्लैक कलर याद रखिएगा, ब्लैक कलर जो है वो जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। इसीलिए कोर्ट रूम में भी जो लॉयर्स होते हैं या फिर जो जजेस होते हैं वो हमेशा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, उनका ड्रेस कोड होता है। ठीक है, क्योंकि वो न्याय के प्रतीक हैं, वो न्याय देने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो काले रंग की जो पट्टी एक बंधी होती है वो इसलिए बंधी होती है ताकि उसे ना तो अमीर व्यक्ति दिखाई देता, ना उसे गरीब व्यक्ति दिखाई देता, ना उसे स्त्री दिखाई देती, ना उसे पुरुष दिखाई देता है। उसे सिर्फ न्याय दिखाई देता, उसे सिर्फ न्याय करना होता है। उसे किसी की अमीरी से, किसी के गरीब व्यक्ति होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे विधि के अनुरूप कार्य करना होता है। एक बड़े थिंकर थे, ब्रिटेन के थिंकर थे, एवी डाइसी नाम है उनका। एवी डाइसी ने एक सिद्धांत जो है, एक थ्योरी दी थी जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत बड़े पैमाने पर इसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर शासन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर
विधि का शासन होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विधि के शासन से ही लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। लोगों के अधिकारों की रक्षा विधि के शासन से ही की जा सकती है। और उनका मानना ये भी था कि कोई भी व्यक्ति तब तक दंडित या फिर जब तक उसको तब तक पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जब तक वो किसी रूल को नहीं तोड़ता। जब तक कोई व्यक्ति ने किसी रूल को नहीं तोड़ा है तब तक उसको आप पनिश नहीं कर सकते। तो पनिशमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि आप किसी रूल को तोड़ें, है ना। अगर आप किसी रूल को नहीं तोड़ते हैं तो आपको डेफिनेटली पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये एबी डाइसी जी ने कहा था रूल ऑफ लॉ। अगर आप विधि के छात्र हैं, अब विधि की कुछ वैकेंसियाँ आ चुकी हैं सिविल जज की, अगर आप विधि के छात्र हैं तो आप मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करूं, ताकि आप इन पॉइंट्स को याद रखें। कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आई विल डिस्क्राइब ऑल द डेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा और एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको आप समझने की पॉइंट टू पॉइंट शब्दों के अनुसार कि जो शब्द उसके अंदर लिखे हुए हैं उन शब्दों का भाव क्या है, मैं जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप समझ पाएँ कि फंडामेंटल राइट्स एक नागरिक के लिए भी, एक छात्र होने के नाते भी और एक नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए। तो कि जब तक हम कानून से सजग रहेंगे हमारे अधिकारों का शोषण कभी नहीं हो सकता, और कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों का शोषण नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने हक और अधिकारों से सजग रहें, जागरूक रहें। देखिए, विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद भी आते हैं, कुछ उसके अंदर आप कह लीजिए एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन्हें कि संरक्षण दिया हुआ है इस आर्टिकल से। जैसे आर्टिकल 361 के तहत अगर आप देखेंगे तो उसमें संरक्षण दिया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वो जब तक अपने टेन्योर में हैं, जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं, तब तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इन केस अगर कोई दीवानी मुकदमा मतलब दीवानी मुकदमा से मतलब रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी एंड द मनी, ठीक है, रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी एंड मनी मतलब जो कि संपत्ति से संबंधित है या फिर किसी रुपये पैसों से संबंधित है, इस प्रकार के अगर मुकदमे आप दायर भी करना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद आप दीवानी मुकदमे चला सकते, फौजदारी मुकदमे तो आप नहीं चला सकते। जो शारीरिक यातनाओं से संबंधित जो मुकदमे हैं वो इस प्रकार के मुकदमे आप नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप दीवानी मुकदमा चलाना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो आपको कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। वैसे तो 361 के तहत उन लोगों को संरक्षण, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया। इसके बाद बारी आती है राज्य के विधानसभाओं में, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। ये भी अपने कार्यकाल के दौरान जो है किसी प्रकार का मुकदमा आप इनके ऊपर नहीं चला सकते, ठीक है। जो एम्बेसडर्स होते हैं राज्य की, या फिर कोई राजदूत होते हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे आप मान लीजिए कि विदेश में हमारा कोई राजदूत है, ठीक है, तो ऐसे प्रकार के लोगों के ऊपर आप विद इन टेन्योर, जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं, जब तक वो अपने कार्य को कर रहे हैं, तब तक आप उनके ऊपर इस प्रकार का मुकदमा नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक प्रकार का अपवाद है कि इन लोगों को संरक्षण उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 15 कवर करेंगे और आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18,
ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल्स को हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। ये 3 ही आर्टिकल हम लोग जाते हैं, 3 आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो हमारा समानता का अधिकार है, जो पहला फंडामेंटल राइट है, ये हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को मेरी भाषा समझ आई होगी और आप संतुष्ट हुए होंगे मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।